नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी धुआंधार मतदान, कड़ी सुरक्षा के बीच 142 सीटों के लिए हुआ 92% से अधिक मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने चुनाव को बताया हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण। कहा, इस बार बंगाल चुनाव में नहीं हुई कोई मौत। एग्जिट पोल में बंगाल में ममता दीदी की विदाई और बीजेपी के सत्ता में आने का संकेत। असम में भाजपा लगा सकती है जीत की हैट्रिक तो पुदुचेरी में फिर एनडीए बना सकती है सरकार। केरल में यूडीएफ तो तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन को बहुमत के आसार। मात्र 6 घंटे में तय होगी मेरठ से प्रयागराज की दूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। कहा, पुरानी सियासत बदलकर यूपी ने बनाई नई पहचान। सपा और कांग्रेस पर लगाया विकास विरोधी और नारी विरोधी होने का आरोप। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को किया फोन। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर हुई बातचीत। मध्य प्रदेश में धार के पास बड़ी सड़क दुर्घटना, 12 मजदूरों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। बेंगलुरु में लगातार जारी बारिश के बीच अस्पताल की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर में भी बम्पर मतदान हुआ। दूसरे दौर में 92.47% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में 142 सीट पर हुई वोटिंग में कुछ जगहों पर हिंसा और झड़प की भी खबरें आई। हालांकि ज्यादातर जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस बार बंगाल चुनाव में हिंसा में किसी की मौत नहीं हुई। 2016 में बंगाल चुनाव के दौरान 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 2021 में 24 लोगों की जान हिंसा की वजह से हो गई थी। 24 लोगों की जान चली गई थी। 2021 में बमबाजी की 69 घटनाएं सामने आई थीं, जबकि इस बार एक भी घटना नहीं हुई है। हालांकि कुछ जगह ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप जरूर लगे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक मगरहाट में 13 और डायमंड हार्बर में ईवीएम से छेड़छाड़ की 29 शिकायतें मिलीं। दूसरे दौर में भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के काफिले का घेराव करने का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा। वहीं कुछ अन्य जगहों पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को टारगेट करने के आरोप लगे। पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद से 17 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब वोटिंग 90% से ज्यादा हुई है। वोटिंग परसेंटेज जेटा 60% आछे। दूसरे चरण में 92.47% मतदान हुआ है। पहले चरण से थोड़ा ज्यादा मतदान दूसरे चरण में हुआ। चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। कुछ जगहों पर 1-2 घटनाएं हुई। कोलकाता में ऐतिहासिक मतदान हुआ। जो लोग कभी वोट नहीं देते थे, उन लोगों ने भी इस बार आकर मतदान किया। लोगों ने त्योहार की तरह इसे मनाया। इस बार ऐतिहासिक वोट पड़े हैं। लेट अस सी फाइनल फिगर की आस्ते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की लाइफलाइन बनेगा। एक समय पिछड़ा और बीमारू प्रदेश कहा जाने वाला प्रदेश आज 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा और विकास विरोधी राजनीति करने वाले दलों पर यूपी को पीछे धकेलने का आरोप लगाया। इससे पहले पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
36,230 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे 12 जिलों मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है। गंगा एक्सप्रेसवे से पर्यटन और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पूरे क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के ढेरों अवसर पैदा होंगे। कृषि और ग्रामीण आय को बढ़ावा देने में भी इससे बहुत मदद मिलेगी। जैसे मां गंगा हजारों वर्षों से यूपी की और इस देश की जीवन रेखा रही है, वैसे ही आधुनिक प्रगति के इस दौर में उनके समीप से गुजरता ये एक्सप्रेसवे ये यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ प्रयागराज के बीच यात्रा में लगने वाला समय 10-12 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे रह गया है। एक्सप्रेसवे को एक प्रमुख आर्थिक गलियारे के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसके मार्ग में पड़ने वाले 12 जिलों में लगभग 2,635 हेक्टेयर क्षेत्र में एकीकृत विनिर्माण और लॉजिस्टिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। पीएम ने यूपी की विकास यात्रा को सराहते हुए डबल इंजन सरकार से पहले के हालात का जिक्र किया। पिछली सरकारों ने अपनी करतूतों के कारण अपराध और जंगल राज को यूपी की पहचान बना दिया था। यूपी के माफियाओं पर फिल्में बनती थी, लेकिन अब यूपी की कानून व्यवस्था का देश भर में उदाहरण दिया जाता है। भाइयों बहनों, संसाधनों का बंदरबाट करने वाले जिन सिपाहियों के हाथ से सत्ता गई है, उन्हें यूपी की ये प्रगति पसंद नहीं आ रही है। वो एक बार फिर यूपी को पुराने दौर में धकेलना चाहते हैं। आवागमन में सुगमता और परिवहन दक्षता में सुधार के साथ साथ इस परियोजना की एक और विशेषता है, जो है शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी हवाई पट्टी का निर्माण। राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने में भी इसका रणनीतिक महत्व होगा। एक समय यूपी की पहचान गड्ढों से होती थी, आज वही यूपी देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश बन चुका है। पहले यहाँ पड़ोस के जिले तक जाना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में 21 एयरपोर्ट है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी हो चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुछ ही घंटों की दूरी पर है। इससे पहले पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। शंख और डमरू की आवाज के बीच वैशाख मास की शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर शुभ संयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान शिव की पूजा के आध्यात्मिक मायने हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पीएम ने मंदिर परिसर में ही स्थित मां अन्नपूर्णा की भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम में 700 किलो वजन की विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को भी देखा। हरिकेश और विकास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख जाएंगे। ये दौरा खास इसलिए है क्योंकि इस दौरान वो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल होंगे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि कल मैं 2 दिवसीय यात्रा के लिए लद्दाख रवाना होऊंगा। मेरे लिए ये अत्यंत सौभाग्य का क्षण है कि मैं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 1 मई से शुरू हो रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की अब तक की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में शामिल हो रहा हूं। इस प्रदर्शनी में दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु भगवान बुद्ध के अवशेषों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे।
लद्दाख में एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्याय की शुरुआत हुई जब भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहुआ अवशेष लेह पहुंचे। इन अवशेषों का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा। गहरी आस्था, शांत आध्यात्मिक ऊर्जा और मंत्रों की मधुर ध्वनि के बीच भगवान गौतम बुद्ध के पवित्र पिपरहुआ अवशेष आज लेह की पावन धरती पर पहुंचे। दिल्ली से वायुसेना के विमान से जैसे ही अवशेष लेह पहुंचे, पूरा वातावरण श्रद्धा और भक्ति से सराबोर हो उठा। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में इन दिव्य अवशेषों का स्वागत किया। लद्दाख पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर और बौद्ध भिक्षुओं की गूंजती प्रार्थनाओं ने इस पल को और भी अलौकिक बना दिया। पारंपरिक खाटकों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हुआ यह स्वागत समारोह आस्था का जीवंत उत्सव बन गया। भव्य जुलूस के साथ पवित्र अवशेषों को चोगलमसर स्थित जीवेत्सल ले जाया गया, जहां 1 मई से इनके दर्शन शुरू होंगे। इस दौरान पूरे रास्ते हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषाओं में सड़कों के किनारे खड़े होकर हाथ जोड़कर इन अवशेषों के दर्शन करते नजर आए। यह ऐसा दृश्य रहा जिसमें आस्था, एकता और सांस्कृतिक समृद्धि की अद्भुत अलौकिक तस्वीर नजर आई। इस मौके पर उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि लद्दाख का चयन इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए होना यहाँ की गहरी बौद्ध विरासत का प्रमाण है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूं कि आज लद्दाख की धरती पर होली रेलिक्स बुद्धा के लाए गए हैं और आपने देखा कि यहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। सभी लद्दाखी हमारे वासी हैं, उनके लिए बड़े गर्व की बात है और आपने देखा कि कितना उत्साह है यहाँ पर और लोग बड़े जोश के साथ जो हैं उनको रिसीव कर रहे हैं और पूरे रास्ते में लोग खड़े हुए हैं उनको श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन करने के लिए। भक्ति और श्रद्धा का यह सिलसिला 1 से 10 मई तक जीवेत्सल में दर्शन के रूप में जारी रहेगा। इसके बाद 11 और 12 मई को ये अवशेष जांस्कार और 13 से 14 मई तक लेह के धर्म केंद्र में श्रद्धालुओं के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे। 15 मई को इन्हें पुनः दिल्ली ले जाया जाएगा। भारी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। लेह की इन वादियों में जहां शांति और आध्यात्मिकता पहले से ही महसूस होती है, वहीं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी इस माहौल को और गहरा बना रही है। दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये सिर्फ दर्शन भर का मौका नहीं, बल्कि शांति, करुणा, सह-अस्तित्व के उस संदेश को भी करीब से समझने का मौका है जो भगवान बुद्ध ने सदियों पहले दिया था। और आज के दौर में यही संदेश लेह से पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ दीपक सिंह रावत, लेह लद्दाख, डीडी न्यूज। राष्ट्रहित की परियोजनाओं पर कांग्रेस का विरोध कोई नई बात नहीं है। अब एक बार फिर ग्रेट निकोबार विकास परियोजना को लेकर यह विरोध उठ रहा है। जहां सरकार इस परियोजना को देश की सुरक्षा और आर्थिक ताकत के लिए अहम मानती है, वहीं कांग्रेस इसे पर्यावरण और आदिवासी हितों से जोड़कर आलोचना कर रही है। ग्रेट निकोबार द्वीप के दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पर्यावरण और आदिवासी विरासत के नाम पर ग्रेट निकोबार विकास परियोजना का विरोध किया है। हालांकि केंद्र सरकार इस प्रोजेक्ट को देश की सुरक्षा और आर्थिक ताकत के लिए बेहद अहम बता रही है। ये परियोजना हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने, मलक्का जल डमरू मध्य के पास कड़ी निगरानी रखने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए जरूरी है। ये भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करेगी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने से विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी। भारत की सैन्य और रक्षा क्षमता में विस्तार होगा। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का भी जवाब ये परियोजना है। इसका मकसद इस क्षेत्र को सामरिक, व्यापारिक और पर्यटन केंद्र बनाकर भारत की समुद्री सुरक्षा बढ़ाना है। एक तरफ सरकार देश की रणनीतिक ताकत बढ़ाने की कोशिश में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का विरोध जारी है। पहले भी कांग्रेस कई बार अहम परियोजनाओं पर सवाल उठाती रही है। 1998 में पोखरण 2 यानी ऑपरेशन शक्ति का कांग्रेस ने विरोध किया था। भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने फ्रांस के साथ राफेल खरीदने का फैसला लिया, तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने घोटाले का आरोप लगाकर इस डील को लटकाने की साजिश रच डाली।
कांग्रेस ने बुलेट ट्रेन की महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर भी सरकार की आलोचना की और इसे अमीर लोगों की योजना बताया। भारत के आत्मसम्मान से जुड़ी संसद भवन पुनर्निर्माण परियोजना का भी कांग्रेस ने विरोध किया। कुल मिलाकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पर अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए राष्ट्र हित से खिलवाड़ करने के आरोप कोई नई बात नहीं है। राजस्थान में जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनगणना केवल डेटा संग्रह नहीं बल्कि देश के भविष्य की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 16 मई से 14 जून 2026 तक घर घर जाकर घरों की सूची बनाने और उनकी गणना का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही 1 मई से 15 मई के बीच नागरिकों को स्वगणना के माध्यम से भागीदारी का अवसर भी मिलेगा। भारत की जनगणना 2027 केवल आंकड़ों का संकलन नहीं बल्कि राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महान राष्ट्रीय यज्ञ है। राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जनगणना कार्य में लंबी दूरियां तय करके आपके भविष्य के कल्याण के लिए आपके दरवाजे तक आएंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे केवल कानूनी बाध्यता के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के अवसर के रूप में अपनाएं। आपसे आग्रह है कि मकान और परिवार से संबंधित सटीक, सत्य और पूर्ण जानकारी प्रदान कर आप इस महान राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति दें। दिल्ली में भाजपा ने एक बार फिर बाजी मारी है। जी हां, भाजपा के प्रवेश वाही दिल्ली के महापौर निर्वाचित हुए हैं, जबकि भाजपा की ही मोनिका पंत उप महापौर पद पर निर्वाचित हुई। स्थायी समिति के 3 सदस्य भी इसमें निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। कैसा रहा आज महापौर पद का चुनाव, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना अपनी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद और मेयर पद के उम्मीदवार प्रवेश वाही को बुधवार को दिल्ली नगर निगम की सामान्य सभा में आयोजित चुनाव में दिल्ली का नया महापौर निर्वाचित कर दिया गया, जबकि भाजपा की ही मोनिका पंत उप महापौर निर्वाचित हुई। प्रवेश वाही ने कांग्रेस के उम्मीदवार जरीफ को 147 मतों के अंतर से पराजित किया। महापौर पद के चुनाव में कुल 165 मत पड़े, जिनमें से कोई भी मत अमान्य नहीं था। प्रवेश वाही को कुल 156 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस के जरीफ को केवल 9 ही वोट मिले। नवनिर्वाचित महापौर प्रवेश वाही ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दिल्ली के नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के साथ स्वच्छता की बात पर भी जोर दिया। प्रवेश वाही दिल्ली के नए महापौर चुने गए हैं। बात करते हैं खुद नए मेयर साहब से। मैं अपने संगठन का आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को उन्होंने इस पद के योग्य समझा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व, हमारी मुख्यमंत्री महोदया, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि दिल्ली की जनता और अपनी संगठन की अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कूड़ों के पहाड़ों पर हमारी दिल्ली सरकार पिछले कई दिन से काफी तेजी के साथ कार्य कर रही है। उनके कंधों को मजबूत करते हैं हम अनेक योजनाएं हमारे पास है, अनेक उपकरण, अनेक नई तरीके से हम उनको जल्दी से समाप्त करने की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और तेजी के साथ हम बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। महापौर और उप महापौर के चुनाव के बाद स्थायी समिति के 3 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसमें वार्ड संख्या 27 से भाजपा पार्षद जय भगवान यादव, वार्ड संख्या 82 से भाजपा पार्षद मनीष चड्डा और वार्ड संख्या 55 से आम आदमी पार्टी के पार्षद जनज कुमार शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने महापौर और उप महापौर पदों के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा के पास पार्षदों, विधायकों और सांसदों के 142 वोट हैं। भाजपा को इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 पार्षदों का भी समर्थन हासिल है। इस तरह भाजपा का आंकड़ा 157 है। कांग्रेस के पास सिर्फ 9 वोट हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 105 मतदाता हैं। दिल्ली नगर निगम में एक बार फिर से भाजपा ने बाजी मारी है। महापौर पद पर जहां प्रवेश वाही चुनाव जीतकर आए हैं, तो वहीं उप महापौर पद पर भाजपा की मोनिका पंत विजयी बनी हैं। इसके अलावा 3 स्थायी समिति के सदस्यों को भी निर्विरोध चुन लिया गया है।
कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत सरकार ने शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारत के वीर पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से लोग शहीदों के परिवारों की मदद के लिए सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक योगदान कर सकते हैं। 10 अक्टूबर 2023 से एक शहीद के लिए दान की सीमा 25 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। यदि दान की राशि इस सीमा से अधिक होती है तो दानकर्ता को सूचित किया जाएगा ताकि वो अपनी राशि घटा सकें या किसी अन्य शहीद के खाते में या भारत के वीर कोष में योगदान कर सकें। भारत के वीर कोष का प्रबंधन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। ये समिति जरूरतमंद परिवारों को धनराशि का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के हेल्थ सर्वे में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े सुधार की तस्वीर सामने आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 80वें दौर के हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन ऑन हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अब पहले से ज़्यादा सुलभ, किफ़ायती और प्रभावी हो रही हैं। सर्वे के मुताबिक देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है। आम लोगों पर इलाज का आर्थिक बोझ कम हुआ है, जिसका संकेत कम मीडियन स्वास्थ्य व्यय से मिलता है। सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगी सेवाओं पर मीडियन खर्च 0 दर्ज किया गया है, यानी बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है। अस्पताल में भर्ती के मामलों में भी सरकारी संस्थानों की भूमिका मजबूत हुई है। आधे से ज़्यादा मामलों में आउट ऑफ पॉकेट खर्च करीब 1100 रुपये रहा है, जो सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का संकेत है। सर्वे ये भी दिखाता है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमार होने की रिपोर्ट करने वालों का अनुपात 6.8% से बढ़कर 12.2% और शहरी क्षेत्रों में 9.1% से बढ़कर 14.9% हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग भी बढ़ा है। ओपीडी सेवाओं का उपयोग 2014 के 28% से बढ़कर 2025 में 35% तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य बीमा और सरकारी योजनाओं का दायरा भी तेजी से बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कवरेज 12.9% से बढ़कर 45.5% और शहरी क्षेत्रों में 8.9% से बढ़कर 31.8% हो गया है। मात्र स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा सुधार देखने को मिला है। संस्थागत प्रसव ग्रामीण क्षेत्रों में 95.6% और शहरी क्षेत्रों में 97.8% तक पहुंच गया है। सर्वे से साफ है कि देश सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित रेजिलिएंट फ्यूचर समिट 2026 के दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जबकि गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित समय से 5 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज जैसे स्रोतों से मिलकर करीब 30% बिजली उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पीक डिमांड के समय करीब 2/3 बिजली की जरूरत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी की गई। Prime Minister Modi has set the target of 500 gigawatt by 2030. And whatever he has set the target of 50% through non-fossil sources, that also been achieved 5 years ahead of the time. Wind, solar, battery, pump storage, all put together, it is nearly about 30% and 22% recently what the peak generation, peak demand which was created, that has met by the almost 2/3 of the demand has been met by renewable energy. That itself shows that India is capable of handling of this variability also, and our converting our installed capacity into generation and generation into transmission, that itself speaks the India success story. केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली स्थित इस्कॉन मंदिर में रास संग्रहालय का उद्घाटन किया। करीब 13,500 वर्ग फुट में विकसित रासा एन ओशन ऑफ नेक्टर यानी रस, अमृत का सागर में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा
और भक्ति संस्कृति को आधुनिक माध्यमों से प्रस्तुत किया गया है। ये संग्रहालय लाइट एंड साउंड शो, मल्टीमीडिया और कला के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भक्ति, परंपरा, रामायण, महाभारत और भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रस्तुत करता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और श्री कृष्ण भक्ति संस्कृति को आधुनिक माध्यमों से प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में भारत में बेल्जियम के राजदूत डियर वेंडर हेसल्ट भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस्कॉन देश और दुनिया में भारतीय संस्कृति, श्री कृष्ण भक्ति, सेवा और मानव कल्याण के कार्यों के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना का विस्तार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत से विकास के संकल्प के अनुरूप ऐसे प्रयास हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं बेल्जियम के राजदूत ने भारत बेल्जियम के पुराने और मजबूत रिश्तों को याद करते हुए भारत के आध्यात्म और संस्कृति विरासत को अद्भुत बताया। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में रसा म्यूजियम की स्थापना की गई है। यह वैदिक म्यूजियम जो है ये दिखाता है कि किस तरीके से जो है रामायण और महाभारत के इसमें प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। साथ ही भारत की संस्कृति, आध्यात्म और जो वैदिक काल के जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। साथ ही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है उसको हम अपनी संस्कृति को जो है वो रामायण और महाभारत और गीता के माध्यम से आत्मसात कर सकते हैं। उसका वर्णन जो है इसमें किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से ये जो रसा म्यूजियम है इसकी स्थापना जो है वो की गई है और यह जो है लोगों को, यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको भारत की आध्यात्मिक विरासत, भारत की जो एक आध्यात्मिक विरासत है और जो संस्कृति है उसको यहाँ पर उसका परिचय कराएगा। साथ ही दिखाएगा किस तरीके से भारत जो है पुराने समय से अपनी आध्यात्मिकता को लेकर, अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर कितना धनी रहा है और किस तरीके से यह जो विरासत है यह इसको संजो कर लगातार अगली पीढ़ी को इसको पहुंचाया जा रहा है। और ये जो पूरा म्यूजियम है इसीलिए यहाँ पर स्थापित किया गया है जिससे कि लोग जो है अपने वेद, अपने पुराण, अपने रामायण, महाभारत और गीता के जो संदेश हैं उसको आत्मसात कर सकें, उससे परिचित हो सकें। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, इस्कॉन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। मल्टी डायमेंशनल टेक्नोलॉजी, होलोग्राफिक इमेजेस और लाइट एंड साउंड, इन सब के सुंदर समायोजन के साथ रामायण, महाभारत, गीता और भागवत, इन सब का दर्शन, इन सब के ज्ञान, रामायण और महाभारत से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग, कृष्ण की लीलाएं और राम की मर्यादा, इन सब का डिपिक्शन, इन सब का प्रदर्शन किया जाएगा। और मैं ये मानता हूँ कि आज के कालखंड में वर्तमान की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को इस ऑडियो विजुअल माध्यम से भारत के दर्शन और भारत के इन महान ग्रंथों के साथ में जोड़ने का एक अनूठा प्रयास इसके माध्यम से हुआ है। We have long-standing relations with India. We're one of the first countries at the time in 1947, September, to recognize India, and since then we have developed friendly relations and deep and broad relations with the country. I would like to congratulate ISKCON, the whole team, with this exhibition because I think it's a very shining and good example of how contemporary technology can bring an ancient tradition, ancient belief and religion to a broad public. बुधवार को नई दिल्ली में भारत सोका गक्काई BSG के 5वें सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जिसमें जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ भविष्य के निर्माण पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों और विचारकों ने सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही इस अवसर पर BSG द्वारा प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसका उद्देश्य लोगों को सतत जीवन शैली अपनाने और बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करना है। मेरी समझ में तो यही है कि आगे जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही बात है कि हम लोग एकजुट के जो है सस्टेनेबिलिटी के लिए काम करें। अगर कुछ लोग काम करते हैं उससे शायद इतना हमें परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, इवन इफ वो बहुत बेबी स्टेप्स हों, तब भी हम जो है काफ़ी हद तक इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के धार
मध्य प्रदेश के धार जिले से बड़ी खबर सामने आई है। इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 12 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिकअप में करीब 35 से 40 मजदूर सवार थे। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर काम खत्म कर अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद घायलों और शवों को धार जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में हुई भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि मध्य प्रदेश के धार में हुई एक दुर्घटना में लोगों की जान जाने की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मृतकों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के धार में हुए हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। बेंगलुरु में लगातार जारी बारिश के बीच अस्पताल की दीवार ढह गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 7 लोगों को बचाया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे की चपेट में आने वाले लोग सड़क किनारे मौजूद वेंडर और राहगीर बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया घटनास्थल पहुंचे और मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। जान गंवाने वालों में कर्नाटक के 3 जबकि केरल के 2 शख्स हैं। यूपी और असम के भी 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं घायलों में से 5 केरल के रहने वाले हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने मिलकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट से दूर भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म से नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज NASMSR का पहला साल्वो लॉन्च सफलतापूर्वक किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और उद्योग क्षेत्र विशेषकर DCPP भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल के विकास से सशस्त्र बलों की क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 30 अप्रैल को नई दिल्ली में इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बदलते सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रोम यात्रा के बाद भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग को नई गति मिली थी। क्रोसेटो की ये भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा सहयोग को और विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। विशेष रूप से औद्योगिक साझेदारी के क्षेत्र में नए अवसरों और आयामों की तलाश की संभावना को देखते हुए ये यात्रा अहम है। इसके अलावा जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर किए गए ऐतिहासिक हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल का प्रतीक हैं। इस साझेदारी ने आपसी हित के क्षेत्रों में रक्षा औद्योगिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा दिया है, जो भविष्य में दोनों देशों के रिश्तों को और सुदृढ़ करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। भारत के प्रमुख सैन्य अधिकारी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पेंटागन में अमेरिकी सेना के उच्च अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की।
जनरल द्विवेदी ने अमेरिकी सेना सचिव डैनियल पी डिस्क्रॉल और अमेरिकी सेना के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ जनरल क्रिस्टोफर लानेव से मुलाकात की। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना और सेनाओं के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना था। बैठकों में प्रशिक्षण, क्षमता विकास और संयुक्त अभियानों में सहयोग के नए रास्तों पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना करने के लिए आपसी तालमेल और संयुक्त प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा जनरल द्विवेदी ने रक्षा नीति के अवर सचिव एल्ब्रिज कोल्बी और नेशनल गार्ड ब्यूरो के प्रमुख जनरल स्टीवन एस नॉर्डहॉस से भी बातचीत की। इन मुलाकातों से रक्षा नीति समन्वय और भविष्य में सहयोग के क्षेत्रों पर फोकस किया गया। ये यात्रा भारत अमेरिका रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और भू राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निर्बाध और स्थिर बनी हुई है। यही नहीं, देश में उर्वरकों की कमी न होने पाए, इसको लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने फिर से जनता से अपील की है कि घबराहट में खरीदारी न करें। पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रम के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी की सप्लाई बिना रुकावट जारी है। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी के आयात पर असर पड़ा है, लेकिन हमारी घरेलू एलपीजी सप्लाई बिना रुकावट जारी है। उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस सप्लाई को करीब 70% तक रिस्टोर किया जा चुका है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कुछ इफेक्ट है और 70% तक रिस्टोर की जा चुकी है। अप्रैल के महीने में पिछले 28 दिन में अब तक 1,84,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और कल भी 8,838 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। वहीं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार के विभिन्न मंत्रालय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए रिफाइनरियों में प्लांट लगाए जा रहे हैं। The other renewable source of energy, different ministries in Government of India are taking care of it. As far as the petroleum ministry is concerned, we are working on couple of them. For example, green hydrogen. So in our refineries, we are setting up the plants for the production of the green hydrogen. HPCL, IOCL, BPCL, all three have started working on it. केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मुताबिक 28 अप्रैल को शिपिंग मंत्रालय ने उर्वरक विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने बताया कि सभी बंदरगाहों पर संचालन सामान्य बना हुआ है। 28 अप्रैल को मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पीएनजी, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स के अधिकारियों के साथ जो स्टेट ऑफ हार्मुज को लेके जो इश्यूज हैं उसको लेके समीक्षा की। इस डीजी शिपिंग के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने 2829 भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी की है और 29 नाविकों की पिछले 24 घंटे में सुरक्षित वापसी की है। पश्चिम एशिया में तनाव भले ही बना हुआ हो, लेकिन भारत में तेल और गैस की उपलब्धता को लेकर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सरकार हर स्तर पर निगरानी रख रही है ताकि आम जनता और उद्योगों पर इसका कोई असर न पड़े। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सोशल मीडिया पर चल रही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से जुड़ी खबरों को पीआईबी फैक्ट चेक ने फेक बताया है। दरअसल सोशल मीडिया पर भारत सरकार के नाम से जारी एक फेक आदेश में लिखा गया है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये और डीजल की कीमतों में 12.5 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि ये ऑर्डर पूरी तरह फर्जी है और सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। ईरान और भारत के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से बुधवार शाम एक विस्तृत टेलीफोनिक बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातचीत को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि आज शाम
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का फोन आया। मौजूदा हालात के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से बातचीत हुई। हम एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहने पर सहमत हुए। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और कूटनीति को लेकर कोई गंभीर सफलता नहीं मिल पा रही है। ट्रंप लगातार धमकियां देकर और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान के तेवर नरम नहीं पड़ रहे। परमाणु मामले को लेकर ईरान का रुख और ईरान में लीडरशिप के स्तर पर आ रही कई तरह की दिक्कतें बातचीत आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई हैं। क्या हुआ इस मोर्चे पर, ये खास रिपोर्ट देखिए। ईरान और अमेरिका के बीच जंग फिलहाल रुकी हुई है। स्थायी युद्ध विराम की कोशिशों के बीच दोनों तरफ से दबाव बनाने के लिए बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। ईरान की तरफ से कई प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति ट्रंप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ताजा प्रस्ताव में ईरान परमाणु कार्यक्रम मुद्दे पर चर्चा को टालते हुए नाकेबंदी हटाने के बदले होर्मुज स्ट्रेट खोलने की पेशकश की है। ईरान के इस प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को जल्द ही समझदारी दिखानी चाहिए। प्रस्ताव को अस्वीकार करने के संकेत देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि इस्लामी गणराज्य अपनी स्थिति सुधारने में असमर्थ है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपनी एआई से बनी एक तस्वीर साझा की जिस पर लिखा है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। माना जा रहा है कि ये संदेश और हाथ में हथियार लिए हवाई हमलों के बैकग्राउंड वाली ट्रंप की एआई तस्वीर ईरान को सीधी सीधी धमकी है कि उसे तुरंत परमाणु समझौता करना होगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि ईरान ढहने की कगार पर पहुंच चुका है और जल्द से जल्द होर्मुज स्ट्रेट खुलवाना चाहता है। तेहरान के प्रस्ताव पर चर्चा के एक दिन बाद भी अमेरिका ईरान युद्ध विराम की स्थिति स्पष्ट नहीं है। व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत हो रही है, लेकिन अमेरिका को कोई खराब समझौता करने में जल्दबाजी नहीं है। वह ईरान की शूरा परिषद में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के उपाध्यक्ष ने जंग में अपने देश का पलड़ा भारी होने का दावा किया है। अलाउद्दीन ब्रोजदी ने कहा कि ईरान ने अभी तक अपने सभी पत्ते नहीं खोले हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि बाब अल मंदब का महत्व होर्मुज स्ट्रेट से कम नहीं है। हुती समूह इसे बंद कर अमेरिका को बड़ा झटका देने का इंतजार कर रहे हैं। हाल के दिनों में ईरान कई बार कह चुका है कि वह युद्ध में एक और मोर्चा खोल सकता है। इस बीच मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों को ईरान की लंबी घेराबंदी की तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने हाल की बैठक के दौरान ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों की आवाजाही को रोककर ईरान की अर्थव्यवस्था और तेल निर्यात पर दबाव बनाए रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप का मानना है कि घेराबंदी जारी रखने की तुलना में बमबारी फिर से शुरू करना या संघर्ष से पीछे हटने जैसे अन्य विकल्प अधिक जोखिम भरे हैं। इस बीच यूरोपीय आयोग ने ईरान और लेबनान में युद्ध विराम का आह्वान करते हुए कूटनीति के जरिए संघर्ष के स्थायी समाधान पर जोर दिया है। उधर इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर हमला तेज करते हुए हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रही है। 400 टन से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल कर हिजबुल्लाह की 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को निशाना बनाने का दावा किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने आने वाली 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ने की घोषणा की है। ये तेल निर्यात करने वाले इन समूहों के लिए एक बड़ा झटका है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की वजह से ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा संकट देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है यूएई के इस फैसले की अहमियत, ये रिपोर्ट देखिए। संयुक्त अरब अमीरात 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ रहा है। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल मोहम्मद अल मजरूई ने ये कहा है कि यह फैसला देश की ऊर्जा से जुड़ी रणनीतियों पर बहुत सोच समझकर विचार करने के बाद लिया गया है। यह कदम तब उठाया गया है जब यूएई ने दूसरे अरब देशों की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। 1960 में बना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक तेल निर्यात करने वाले देशों का एक समूह है। ये देश तेल बाजार को नियंत्रित करने के लिए अपनी तेल और गैस से जुड़ी नीतियों में तालमेल बिठाते हैं। इसके शुरुआती सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला थे, लेकिन 2016 तक इस ग्रुप का विस्तार होकर इसमें 23 देश शामिल हो गए जो अब मिलकर ओपेक प्लस अलायंस बनाते हैं। यह समूह दुनिया भर में होने वाले कच्चे तेल के कुल उत्पादन के 50% से अधिक हिस्से को कंट्रोल करता है।
1973 में इसने इजराइल के सहयोगी देशों पर तेल बेचने पर रोक लगा दी थी, जिससे पहला तेल संकट पैदा हो गया था। 1980 के दशक में ओपेक ने कोटा सिस्टम शुरू किया, जिससे बाजार पर इसका नियंत्रण और मजबूत हो गया। यूएई 1967 से अबू धाबी अमीरात के जरिए ओपेक का सदस्य रहा है। इसके करीब 4 साल बाद यह पूर्व ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र से एक देश बना था। यूएई से पहले ओपेक को छोड़ने वाला आखिरी सदस्य 2024 में अंगोला था। लगातार फैलते हुए बाजार के दौरान इस तरह के समूह का हिस्सा होना एक बात है, लेकिन जब वह बाजार सिकुड़ता है तो फायदे भी कम हो जाते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने की वजह से यूएई से आने वाले तेल की अतिरिक्त सप्लाई इस समय बेहद सीमित है। हालांकि एक बार जब हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुलेगा तो यूएई तेल उत्पादन बढ़ाने और अपनी अतिरिक्त क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए तेजी दिखा सकता है। The fact that UAE, a very important member of the organization, which has a lot of spare capacity, around one third of spare capacity of the organization, even a bit more, is held by the UAE, really means that this could be detrimental for the cohesion of the group. And the important question now is, what is Saudi Arabia going to do? राजनीतिक मोर्चे पर यूएई एक क्षेत्रीय व्यापार और वित्तीय केंद्र है और अमेरिका के सबसे अहम सहयोगियों में से एक है। युद्ध से पहले यूएई ओपेक प्लस में सऊदी अरब, रूस और इराक के बाद चौथा सबसे बड़ा उत्पादक था। I think we see two clearly differentiated groups. On the one hand, we have Saudi Arabia, Pakistan, Egypt, and Turkey, which are forcing themselves as the energy the security leaders in the region. And on the other hand, as you correctly mentioned, you have the UAE, which is with close links with India, Israel, and the US. And I think that what this really means for oil markets is that we're likely to see much more production from the UAE coming forward. And that would mean lower oil prices in the medium and long term. यूएई के अलग होने से एक एकजुट संगठन के तौर पर ओपेक प्लस के भविष्य पर सवालिया निशान लग गया है। ओपेक छोड़ने के संयुक्त अरब अमीरात के फैसले से तेल बाजार पर इस समूह का असर काफी कम हो जाएगा, जिससे युद्ध खत्म होने के बाद तेल कीमतों को लेकर एक जबरदस्त उथल-पुथल का रास्ता खुल सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या के दौरे पर रहे। अयोध्या में उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित श्री शंभू महादेव मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज का विधिवत आरोहण किया। इस मौके पर संत महंत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जैसे ही शिखर पर ध्वज लहराया, पूरा परिसर जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। त्रिकालदर्शी स्वरूप के अनुरूप भव्य राम मंदिर का निर्माण और उस राम मंदिर के निर्माण में भगवान शिव के इस मंदिर में भी आज भगवा ध्वज का भी आरोहण उसी भव्यता के साथ हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ ने समाज की एकता पर जोर देते हुए लोगों से अपनी विरासत पर गर्व करने और देश के निर्माण में योगदान देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जय श्री राम सिर्फ नारा नहीं बल्कि देश को जोड़ने वाली शक्ति है। उन्होंने अयोध्या के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि यहां आधुनिक सुविधाओं के साथ भव्यता का अद्भुत संगम दिख रहा है। देश के अंदर कहीं भी जाते हैं, लोग कहते हैं क्या राम जन्मभूमि में दर्शन, अरे हम कहते हैं आइए ना आप। लोग कहते हैं कितने हजार लोग कर रहे हैं, हमने कहा हजार में लाखों की बात करो। अब लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। ये नई अयोध्या है, त्रेता युग की याद दिला रही है और यही है डबल इंजन की ताकत। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए बुधवार 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण के मतदान के साथ चुनाव संपन्न हो गया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए भारी मात्रा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की थी, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी राज्य में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी की हुई है। वहीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक GP सिंह ने बुधवार
को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा कर इस निर्देश की पुष्टि की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि सभी फोर्स कमांडरों को भी ये सूचित कर दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के बाद भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की 500 कंपनियां पश्चिम बंगाल में ही तैनात रहेंगी जब तक कि आगे कोई नया आदेश जारी नहीं किया जाता। ये निर्देश 19 मार्च 2026 के आदेश में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।